अध्याय 10 देख रहे हैं, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। अब हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की कि अंग्रेजों के समय क्या क्या परिवर्तन हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कलाओं की। कला क्या हो सकता है? इसमें गायन हो सकता है, म्यूजिक हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेंटिंग और आगे हम फोटोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे। तो पेंटिंग किस तरीके से बदली और कैसे इस पेंटिंग ने दर्शाया, चाहे अंग्रेजों ने बनाया या यूरोपियंस ने बनाया, क्या दर्शाया और हिंदुस्तानियों का इसमें क्या रोल था, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे होता है ना कि अपने घर में आप क्या देखते हैं, अपने घर में आप माँ बाप को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, और वो जो कर रहे होते हैं वो उसके आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। जो आपके लिए नॉर्मल होता है, हो सकता है वो दूसरे घर में नॉर्मल ना हो। यानी कि आप अपनी जो जिंदगी है वो दूसरे के हिसाब से आपकी इफेक्ट होती है, परिवेश से इफेक्ट होती है, आपके समाज से इफेक्ट होती है। तो कला भी जो आप में कला आती है, जैसे कहते हैं कि मूवीज, पिक्चरें जो बनती हैं वो रियल लाइफ पे बन जाती हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो आपको लगता है कि इसलिए पिक्चरें आप पसंद करते हैं, अरे ये तो होता है, ये तो मैंने देखा है। इसी तरीके से जो कला है, कला मतलब जो पेंटिंग वगैरह की हम जो बात करने वाले हैं, वो भी हम इस तरीके से बनाते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम दुनिया से प्रभावित होते हैं, दुनिया में आसपास जो भी चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, उसी हिसाब से लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम लिखते हैं, वही हम बयां करते हैं, वही हम गाते हैं, वही हम बनाते हैं। राइट? तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो औपनिवेशिक काल था, कहने का मतलब जो ब्रिटिश रूल था, करीबन 200 साल प्लस, 1750 से आप मान लीजिए, है ना, 1750 से अगर हम अंदाजन 1950 तक जाएं, वैसे उसके जस्ट पहले ही चले गए थे वो, लेकिन तकरीबन 200 साल का हम समय मान लेते हैं। इस समय जो दृश्य कला है, दृश्य कला का मतलब ये होता है, हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम कैनवस पे, कागज पे कुछ कलाकारी करते हैं, तो उसमें क्या बदलाव आए और किस तरीके से ये जो कलाकारी है ये उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म से या ब्रिटिश रूल से, और साथ में नेशनलिज्म से यानी कि राष्ट्रवाद, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्यार, उससे कैसे रिलेटेड है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ओके? तो देखिए, जब ब्रिटिश रूल था तो बहुत सारी चीजें हुई, है ना, क्योंकि लोग रह रहे थे, हर आदमी में अपनी अपनी कला होती है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है, सब में अपनी अपनी कला होती है। तो उस समय भी लोग तो थे ही, तो बहुत सारी कला रूप जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं ना, कई अलग अलग शैलियाँ, टेक्निक आई। अच्छा, हम पेंटिंग कैसे करेंगे, क्या सामग्री यूज करेंगे? जैसे हम ऑयल पेंटिंग की बात करने वाले हैं, हम बड़े कैनवस पे पेंटिंग करने के बारे में बात करने, हम पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अलग अलग सामग्री उसमें यूज होती थी, और जो तकनीक है, तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, वो क्या क्या इस जमाने में यूज हुई, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जो कलाएं हैं इसी समय, इसी दरमियान डेवलप हुई, उसके पहले भी थी, उसके बाद में भी रही, लेकिन उस जमाने में क्या हुआ वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आप जो देखते हैं, चाहे आप बुर्जियों, मीनारों, महराबों वाली जो भव्य सार्वजनिक इमारतें देखते हैं, यानी आप जब एक चित्र देखेंगे और चित्र में आप कई सारी चीजें देखेंगे, कई बार आप मनोहारी दृश्य देखेंगे, कई बार आप कोई बिल्डिंग देखेंगे, मीनार देखेंगे। मेहराब क्या होता है? मेहराब जैसे आपका एक महल है और उसके अंदर का जो एरिया है उसको इतनी आलीशान तरीके से बनाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे बड़े हाइट पे है और उसमें बड़ा झूमर उमर लटकता है। मीनार तो आप जानते ही हैं, जैसे अगर आप आजकल मस्जिद देखते होंगे तो साइड में जो लंबी सी निकली होती हैं उन्हें मीनार कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, और साथ में मनोहारी दृश्य। मनोहारी दृश्य क्या होता है? आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपने क्या बनाया? ऐसे पहाड़ बनाया, यहाँ से सूरज निकल रहा होगा, यहाँ से कोई नदी बह रही होगी, यहाँ पर आपने एक छोटा सा एक घर बना दिया होगा, यहाँ पर चाहे तो आपने कुछ आदमी दिखा दिए होंगे, और यहाँ घास फूस दिखा दिए होंगे। ऐसे आपने ये, हर आदमी ने, हर बच्चे ने ये इस तरीके की पेंटिंग तो बनाई है। तो मनोहारी दृश्य का मतलब होता है, भू दृश्य का मतलब ये होता है, भू दृश्य। देखिए, दृश्य जो होता है उसमें भू जोड़ने तो जमीन की बात आ जाती है, तो मनोहारी मतलब बड़ा सुंदर दृश्य। अगर आप मसूरी जाते हैं, अगर आप मन्नार जाते हैं, केरल के मन्नार जाते हैं, या फिर आप माउंट आबू जाते हैं,
या आप किसी बीच पे जाते हैं तो वो बड़ा मनोहारी दृश्य होता है। लेकिन इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि ये चित्र भी होते हैं। चित्र कैसे कि किसी इंसान का चित्र बना दिया आपने, किसी देवी देवता का चित्र बना दिया, जैसे आपने बनाया कृष्ण जी का, आपने बनाया किसी और भगवान का, या कहें दुर्गा माता जी का, तो देवी देवता की तस्वीरें बनाई गई। इसके अलावा मशीन जब आ गई, जब एक आदमी बनाता है तो एक चित्र बनाएगा, अगर एक आदमी बना रहा है तो एक चित्र बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा। लेकिन अगर मशीनें आ जाती हैं तो अगर एक चित्र बना सकते हैं तो उस चित्र के बहुत रेप्लिकाज बना सकते हैं, जैसे आजकल हम फोटोकॉपी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे असंख्य चित्र या तस्वीरें बनाई गई। ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। पेंटिंग क्या हुआ, जो मैंने आपको कहा कि जब भी हम ये रूप कला के बारे में बात करेंगे तो एक तो पेंटिंग हो गई, और दूसरी हम बात करेंगे छापा। छापा क्या हुआ, जो आजकल का फोटोकॉपी है, यानी एक ही चीज बना दी और उसके असंख्य या नंबर ऑफ फोटोकॉपीज निकाल दी या उसकी प्रतिरूप निकाल दिए। तो इनकी तकनीकों में क्या बदलाव आए उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बड़ा मनोहारी चित्र इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दमयंती है और इसको बनाया है राजा रवि वर्मा। अब ये राजा क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। रवि वर्मा नाम याद रखिएगा। दमयंती एक बहुत बेहतरीन चित्र बनाया है राजा रवि वर्मा ने, और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक इंसान या एक डायनेस्टी साम्राज्य बनाती है किसी एक जगह पे। जैसे ब्रिटिश ने क्या किया था, और ब्रिटिश के पहले कौन थे, मुगल थे। तो मुगल भी उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था, मुगल साम्राज्य। इसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य ऐसे बोलते हैं ना। तो हुआ ये कि 18वीं सदी की बात मैं कर रहा हूँ, 1700 से ऊपर की बात ले जा रहा हूँ आपको। तो इस ज़माने में जैसे मैंने कहा 1750 से एकदम शुरुआत हो जाती है। 1700 वैसे तो अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी बहुत सारे लोग आते थे हमारे यहाँ, ट्रेड करते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ में हम दोनों, जो आजकल का यूनाइटेड किंगडम है, स्कॉटलैंड, दोनों को गिनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो लोग आए, ये अपने साथ बहुत सारे लोग इनके साथ आए। जैसे कि जो भी शासक थे यहाँ पर, जो भी वायसराय आए या फिर उसके पहले हमारे गवर्नर जनरल आए या जो भी शासक आए, उसके साथ जो व्यापारी थे वो बहुत सारे कलाकारों को भी लेके आए। यानी कि व्यापारी आ रहे हैं, शासक आ रहे हैं, उनके साथ जो भी लोग होंगे उनमें बहुत सारे लोग होंगे जिनमें कलाकारी होगी, राइट। अब जो कोई एक दूसरा आदमी आता है, जैसे अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप मैंगलोर से आते हैं, कर्नाटक में है, तो आप मैंगलोरियन डोसा खाते हैं, बनाते हैं, तो वो वहाँ का मसाला अलग होता है, वहाँ का टेस्ट अलग होता है। इसी तरीके से जब अब बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोग अपने साथ में कलाकारी लाते हैं, या कहें नई शैलियाँ लाते हैं। यानी वही चीज़ बनाने की वही चीज़ करने का दूसरा तरीका, नया तरीका या फिर अलग तरीका, इसे हम नई शैलियाँ कहते हैं। तो जो बहुत सारे लोग आए ब्रिटिशर्स के साथ, कलाकार आए, वो अपने साथ नई नई टेक्निक्स लेके आए, नई नई शैलियाँ लेके आए। अब जो ये तस्वीरें उन्होंने बनाई, क्योंकि देखिए अब कुछ लोग यहाँ पर आए, ब्रिटिश, पहले हवाई जहाज़ तो होते नहीं थे, पहले शिप से आते थे। शिप में कितने लोग आ सकते हैं, और लोग यहाँ क्यों आएंगे, ब्रिटेन भी खुश है, हिंदुस्तान का आदमी बाहर कितना गया होगा उस ज़माने में। इस तरीके से ब्रिटेन से हिंदुस्तान में कितने लोग आए, कम ही लोग आए, और उसमें बहुत कम आपके ये आए, कलाकार आए। तो उन्होंने जो भी चित्र बनाया, जो भी यहाँ पर एक कहें कि आर्टिस्टिक वर्क किया, वो यूरोप में जहाँ से भी वो आए, यूरोप में कहने का मतलब ये हो गया कि आप ब्रिटेन की बात करेंगे, पूरे यूरोप की बात करेंगे, क्योंकि डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, तो मैं केवल अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी यूरोप से आए, वो जब उन्होंने अपना चित्रण किया, यहाँ पर बनाए, वो यूरोप में जाके बड़ा फेमस हो गया। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ के यूरोप के लोग, जैसे ये यूरोप है, यहाँ पर इंग्लैंड है, ऊपर यहाँ है इंग्लैंड, तो ये लोग यहाँ तो आते नहीं थे, हिंदुस्तान तो आते नहीं थे, लेकिन जितने लोग भी आते थे और वो यहाँ पर अगर कलाकार आए और उनका चित्र जब यहाँ जाता था, तो इनको, जो यहाँ के लोग हैं, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं, उनको ये लगता था कि जो चित्र बनाए गए हैं उस चित्र के हिसाब से वो हिंदुस्तान को समझते थे, हिंदुस्तान को जानते थे, और वो ये मानते थे कि इस तरीके से हिंदुस्तान बनता है। यानी कि भारत की जो छवि थी, भारत का जो इम्प्रेशन था, भारत की जो पिक्चर थी, भारत का जो छाया दृश्य था, परिप्रेक्ष्य था, जो भी बैकग्राउंड था, वो यहाँ से जब बन के जाता था चित्रों के माध्यम से, तो वहाँ के लोग उन चित्रों को देख के समझते थे, अच्छा हिंदुस्तान ऐसा रहा होगा, ऐसा रहता है। ओके,
अब यूरोपीय कलाकार जब आए तो साथ में यथार्थवाद का विचार लेके आए। यथार्थवाद का मतलब होता है एक्चुअल, जो चीज है वो है। यथार्थ मतलब बिल्कुल वो जैसा है। वाद मतलब ये एक इसके, जब हम जैसे समाजवाद कहते हैं तो बहुत सारे लोग जब इस चीज को फॉलो करने लगते हैं तो वाद कहते हैं। यथार्थ मतलब एक्चुअल चीज जो है वो है। तो कलाकार इसमें जरूरी ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक कलाकार है, ये जो अपनी आंखों से देख रहा है ना, वो चित्रण करे, यानी कि जो वो देख रहा है, जैसे उसने यहां पर अगर स्क्वायर देखा तो स्क्वायर ही बनाए, उसने यहां पर ट्राइंगल देखा तो वो ट्राइंगल बनाए, यानी जो यथार्थ तरीके से जो चीज़ उसको दिख रही है उसको उसी तरीके से बनाए, और ख़ासतौर पे ऐसा बनाए कि ये जीवंत दिखाई दे, लाइवली दिखाई दे और असली दिखाई दे। यानी आप पिक्चरों को देख के ये ना समझें कि भाई ये पिक्चर बनाई गई है, ऐसा लगे कि हम जैसे ही चित्र देखें तो ऐसा लगे कि अरे ये तो उसी जगह को हम देख रहे हैं। जैसे आजकल हम वीडियो क्लिक करते हैं, ऑडियो क्लिक करते हैं ना अपने स्मार्टफोन्स में, तो एकदम एक्चुअल चीज़ दिख जाती है, जैसी है वैसी दिख जाती है। उसी तरीके से चित्र यानी कि जो पिक्चर है वो बनाने की बात हो रही है। तो ये लोग जब यूरोपीय लोग आए तो ये साथ में तैल चित्रों की तकनीक लाए। यानी तैल चित्र क्या हुआ? ये हुआ आपका ऑयल पेंटिंग। क्या हुआ? ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग लेके आए। तो यूरोपीय कलाकार जब आए, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग विषयों पे बनाए। हिंदुस्तान में तो विषयों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में अलग अलग जगह है, केव्स है, पुरानी चीज़ें हैं, एंशिएंट चीज़ें हैं, लोग अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, यहाँ के कल्चर अलग अलग हैं। तो जो भी इन्होंने चित्र बनाए, इसमें ये चीज़ ज़रूर दिखाने की कोशिश की कि जो चित्र बने इसमें जो ब्रिटिश लोग हैं उनको श्रेष्ठ दिखाया गया, उनको बड़ा दिखाया गया। इन चित्रों से आप समझ जाएंगे, जैसे मैं चित्र दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को यहाँ के लोगों से श्रेष्ठ, बड़ा और कैसे कहेंगे सभ्य दिखाने की कोशिश की। एक इसमें चित्र की बात हो रही है या दृश्य की बात हो रही है, वो है मनोहारी दृश्य। मनोहारी दृश्य का मतलब ये होता है कि जो मन को हर ले, दिल को सुकून पहुंचाए, ऐसा चित्र। तो यहां पर बात होने वाली है दो लोगों की, उनको मैं दिखा दूं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है थॉमस डैनियल और उनके भतीजे हैं विलियम डैनियल। थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल, ये चाचा, ये भतीजा। कौन है? चाचा भतीजा थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल। और ये दोनों जो साहब हैं ये चित्रकार थे, ये पेंटिंग बनाते थे। तो इनकी बात क्यों हो रही है? अब ये एक चीज और आपको बता दूं, उत्कीर्ण चित्र का मतलब क्या होता है, ये शब्द आने वाला यहां पर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई या फिर कहे कोई धातु है जिसे हम मेटल कहते हैं, उसके छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये पेपर है, यहां पर मान लीजिए ये लकड़ी है या फिर धातु है, इसके नीचे कुछ इंप्रेशन होगा, इसको लेके इस पर ठप्पा लगा दिया गया। जब ठप्पा लगा दिया गया तो जो उत्कीर्ण, इसको हम उत्कीर्ण चित्र कहते हैं, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस, बड़ी प्रचलित सी साम्राज्यवादी परंपरा थी, वो थी मनोहारी दृश्य बनाने की, भू दृश्य बनाने की। भू दृश्य का मतलब होता है जमीन उसमें जरूर होगी, भू मतलब जमीन, ध्यान रखिएगा। तो जमीन या कहें जो मनोहारी जो भी दृश्य दिखता है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, उसको बनाने का एक बहुत अच्छा प्रचलन इस जमाने में था। ओके, तो होता यह था कि भारत एक ऐसा देश था, क्योंकि भारत, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वो उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से ये एक ऐसा देश है या ऐसी जगह है जो अभी तक छुई नहीं गई है, यानी जिस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया, ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि जो ब्रिटेन से इंडिया लोग आ रहे हैं, वो सैलानी बन के आ रहे हैं या टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, तो वो इंडिया में आए और इसकी पड़ताल करें, इसको जाके पहचाने, जाने। तो यहाँ पर बहुत सारे भू दृश्य बनाए गए, इसमें कहीं उबड़ खाबड़ बनाए गए, जैसे ऐसे इस तरीके से कटी पटी ज़मीन बनाई गई, कहीं पर जंगल दिखाए गए। तो जो मानवीय हाथ से, यानी कि अनटेम्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, अभी तक मानवीय हाथों से जिसको छुआ नहीं गया है, यानी अभी भी बिल्कुल रॉ है, जैसा है वैसा। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मसूरी चले जाएं तो आपको ज़माने भर के वहाँ बहुत तरह तरह के होटल मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, यानी कि जो मसूरी का असली मज़ा है वो नहीं मिलता है आपको, यानी कि वो मानव उसमें घुस गया है। आपकी एक टूरिस्ट को लुभाने के लिए, उसके अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें बना दी गई हैं। तो आप देखिएगा, दो नाम मैं ले रहा हूँ, फिर से बता दूँ आपको, ये दो नाम बड़े फेमस हैं, इस चैप्टर के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस डैनियल साहब और उनके भतीजे साहब थे विलियम डैनियल।
तो ये इस जो भूदृश्य की बात कर रहा हूँ, मनोहारी भूदृश्य, इसके ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है, इसलिए इसका नाम बार बार ले रहा हूँ। अच्छा, ये लोग आए कब? ये लोग आए 1785 में। ठीक, अब ये जब आए तो कलकत्ता से शुरुआत इन्होंने की, और कलकत्ता से ये गए उत्तरी और दक्षिणी भारत, यानी कलकत्ता से ये, जैसे कलकत्ता यहाँ है, तो अगर हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो यहाँ उत्तरी और ये दक्षिणी दोनों भाग में गए, और वहाँ पर यात्रा की इन्होंने, देखा भाला, मनोहारी दृश्य देखे, और 7 साल तक ये लोग यहाँ पर रहे और बहुत सारे चित्र बनाए इन्होंने। और कुछ तो इतने बढ़िया थे कि जिस पे हम बात भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर बनाए इन्होंने। राइट, ओके। अच्छा, ये जो बनाते थे, ये बनाते थे कैनवस पे, कागज पे नहीं, कैनवस पे, जिसमें कभी कपड़ा लगता है, कभी और कोई वस्तु लगती है। तो इस पर भी ये ऑयल पेंटिंग किया करते थे। क्या करते थे? तैल चित्र बनाते थे। और ये जो चित्र बनाते थे ये लोग, ये केवल चुनिंदा लोगों को, बड़े स्पेशल लोगों को दिखाया जाता था। हम और आप जैसे अगर उस जमाने में होते तो हम और आपको नहीं दिखाया जाता, बड़े स्पेशल लोगों को ये दिखाया जाता था। तो उत्कीर्ण चित्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एल्बम इस जमाने में बनते थे, उसको ब्रिटिश लोग बड़े बहुत चाव से खरीदते थे, क्योंकि हर एक ब्रिटिश आदमी, क्योंकि उनकी कॉलोनी थी हिंदुस्तान, हर एक ब्रिटिश आदमी ये जानना चाहता था कि भाई हिंदुस्तान है कैसा, बताओ तो सही, दिखाओ तो सही। और दिखाने का तरीका क्या था? चित्र बनाना। तो यहां पर आप देखिएगा एक शब्द है नयनाभिराम। तो डेनियल बंधु ने, इन दोनों, ये बंधु नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों भाई नहीं है, एक चाचा एक भतीजा है। हम इनको डेनियल बंधु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों साथ काम करते थे। तो इन्होंने कुछ चित्र बनाए। एक यहाँ पर देखिएगा, एक इमारत यहाँ पर देखिएगा, ये इमारत दिख रही है, और ये इमारत जो है इसको इन्होंने एक खंडहर के रूप में दिखाया है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमारत अपने ज़माने में बहुत बड़ी, बहुत उम्दा इमारत थी, लेकिन अब ये खंडहर बन गई है, टूट गई। देखिए आप, ये टूट गई है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गई है। ओके, अब ये एक और चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा चित्र वो कैसा होगा, क्योंकि 2 चित्र से एक डिफरेंस बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जो चित्र है, ये मैं आपको यूपी ले जाऊं तो वहाँ पर गाजीपुर है, वहाँ पर ये गंगा है। तो गाजीपुर में जो गंगा है उसके पास ये खंडहर इन्होंने दिखाया, और आप देखिए कितना जीवंत चित्र है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में फ़ोटो खींच ली गई है। यहाँ पर देखेंगे टूटा फूटा है, यहाँ पर बेचारे गरीब लोग दिख रहे हैं, नाव दिख रही है, और यहाँ पर एक बेचारा गरीब कहें प्रीस्ट है, पुजारी। तो ये दिखाने की कोशिश इन्होंने की है कि जो सभ्यता थी वो अब नष्ट हो गई है, हिंदुस्तानी सभ्यता जो हुई होगी कभी, वो ख़त्म हो चुकी है, और ये जो चीज़ें टूट रही है, बिखर रही है, इसको दोबारा बनाने की जिम्मेदारी, या फिर दोबारा परिवर्तन या इसमें चेंज करने की, इसको सिविलाइज करने की, इसमें आधुनिकता या नयापन लाने की कौन कोशिश करेगा, या इसके लिए किसकी ज़रूरत है? ब्रिटिश शासन की ज़रूरत है। सब कुछ टूट फूट चुका है, अब बनाएगा कौन? ब्रिटिश बनाएंगे। एक और चित्र देखिए, ये जो चित्र है ये भी टॉमस और विलियम डेनियल ने ही बनाया है, और ये कलकत्ता में एक क्लाइव स्ट्रीट है। क्लाइव स्ट्रीट कब हो गया? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, ये जो समय है ना, ये रॉबर्ट कॉर्नवालिस जो साहब है उनके आने का समय है। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव, या कहें उनके नाम से क्लाइव स्ट्रीट है, तो ब्रिटिश, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश राज है, इसका मतलब ये है कि ये चित्र से दिखाना चाह रहे थे कि आधुनिक सभ्यता की स्थापना कर दी। कहाँ ये टूटा फूटा और कहाँ इन्होंने जो नई स्ट्रीट का चित्र बनाया। तो इस चित्र में दिखाना चाह रहे हैं, देखिए यहां आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सुंदर इमारतें हैं, बिल्कुल वेल मैनर्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, डिसिप्लिन तरीके से बनाई गई है। देखिए ये आपको दिख रहे हैं वो लोग, अंग्रेज लोग, और सब चीज़ें, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पर अहाते हैं, और लोग इस तरीके से आ रहे जा रहे हैं। यानी कि इसको बनाने का सारा जो श्रेय है वो ब्रिटिश लोगों को जाता है। अब कलकत्ता की बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, ये भी कलकत्ता का चित्र है। तो ये जो नया कलकत्ता है, इसमें ये चौड़े रास्ते में जो बता रहा हूँ, ये जो चौड़े रास्ते इन्होंने बताए हैं, वो यूरोपीय शैली की यहाँ इमारतें दिखाई जा रही हैं, और यातायात के नए साधन दिखाए जा रहे हैं। केवल यही नहीं बैलगाड़ी, बल्कि और भी साधन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये जो कितना यहाँ पर बल शांत लोग बैठे हैं, है ना, बेचारे यूँ बैठे हैं, और यहाँ पर क्या है, सब चीज़ जीवंत है, लाइवली है, सब हैप्पी हैं, खुश हैं, आराम से आ रहे जा रहे हैं, गहमा गहमी चल रही है। यानी लोग मोटिवेशन से और खुशी से भरे हुए, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। तो चित्र 2 और 3 में आप देखिएगा कि एक चित्र में जो पिछला मैंने दिखाया वो परंपरागत भारत है, जो बिल्कुल टूट चुका है, फूट चुका है, और ब्रिटिश शासन में जो क्लाइव स्ट्रीट बनाई गई वो शानदार है, लोग खुश हैं,
बड़ी बड़ी रोडें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो पहला भारत है इसको बिल्कुल बेकार दिखाया गया है, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, जहाँ कोई आधुनिकता नहीं है, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, गति नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं, कोई एनर्जी नहीं है। जिसमें आपने फ़कीर देखा, गाय देखी, नदी देखी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ़कीर है, प्रीस्ट है, यहाँ नाव दिख रही है, गाय भी दिख रही है। तो इसका मतलब ये पुरानी चीज़ें दिखा रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिकीकरण, यानी कि मॉडर्नाइजेशन बताया गया। ये केवल ब्रिटिश ला सकते हैं, ब्रिटिश ला रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की इन्होंने। अगला जो डिस्कशन है वो हमारा है प्राधिकार का चित्रण। और प्राधिकार का चित्रण क्या हुआ कि कैसे ये बड़े लोग थे, उच्च लोग थे, सभ्य लोग थे, और कैसे हम लोग थोड़ा निम्न लोग थे। लेकिन इसकी चर्चा करेंगे हम अगली बार, ठीक है। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।